दोस्तों, इतिहास पढ़ के आपको लगता होगा कि दुनिया में शायद ही कोई ऐसा देश हो जो किसी का गुलाम ना बना हो। आज की इस वीडियो में हम ऐसे एक देश के इतिहास के बारे में जानेंगे। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ नेपाल की, जो कभी किसी का गुलाम नहीं बना। हिमालय की गोद में बसे इस देश ने इंटरनेशनल लेवल पर अपनी एक अलग ही पहचान बनाई है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के। इतिहास जानने से पहले आइए जरा नेपाल को करीब से देखते हैं कि आखिर जगह कैसी है। तो दोस्तों, नेपाल के जाने का रास्ता काठमांडू शहर से गुजरता है, जो कि नेपाल की राजधानी है। 2000 साल से पुराना ये शहर दुनिया के 10 सबसे पसंद किए जाने वाले शहरों में शुमार है। प्राचीन मंदिरों के शहर काठमांडू की कला और संस्कृति के चर्चे 7 समंदर पार होते हैं। फिर वो चाहे बुद्धिस्ट टेम्पल हो या फिर वहाँ के बेहतरीन मंदिर, काठमांडू हर तरह से खूबसूरत है। इसलिए इसे सिटी ऑफ ग्लोरी यानी कि महिमा का शहर भी कहा जाता है। नेपाल घूमने का मन बनाते ही सबसे पहले हमारे दिमाग में पशुनाथ मंदिर का ही नाम आता है, जो हिंदू धर्म के 8 प्रमुख स्थलों में शामिल है। देवताओं का घर कहे जाने वाले नेपाल विविधताओं में पूर्ण है। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जहाँ एक और यहाँ बर्फ से ढकी पहाड़ियां हैं, वहीं दूसरी और तीर्थ स्थान है। नेपाल के उत्तर में चीन का स्वायत्त शासी प्रदेश तिब्बत है और दक्षिण पूर्व व पश्चिम में भारत अवस्थित है। नेपाल के 81% नागरिक हिंदू धर्मावलंबी हैं। नेपाल विश्व का प्रतिशत आधार पर सबसे बड़ा हिंदू धर्मावलंबी राष्ट्र है। नेपाल की राजभाषा नेपाली है और नेपाल के लोगों को भी नेपाली कहा जाता है। दोस्तों, आपकी नजर में हिंदुओं को एकमात्र राष्ट्र कौन सा है? शायद हिंदुस्तान यानी हमारा भारत। पर आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि नेपाल एक ऐसा देश है जहां 80% से भी ज्यादा लोग हिंदू धर्म को मानते हैं। 2006 में नेपाल की संसद ने इस देश को धर्मनिरपेक्ष की श्रेणी में डाल दिया था। यहाँ अनुपात के हिसाब से देश के सबसे ज्यादा हिंदू रहते हैं। हमारे देश की ही तरह नेपाल में भी गाय को पवित्र माना जाता है और उसकी हत्या को गैर कानूनी माना जाता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि गाय इस देश की राष्ट्रीय पशु मानी जाती है। दोस्तों, 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस हमारे देश में मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन हमें अंग्रेजों से आजादी मिली थी। लेकिन नेपाल में कभी भी स्वतंत्रता दिवस नहीं मनाया गया, क्योंकि ये कभी किसी का गुलाम नहीं बना। नेपाल के लोग जब भी किसका अभिवादन करते हैं तो हाथ मिलाकर, गले लगाकर नहीं, बल्कि हाथ जोड़कर अभिवादन करते हैं। नेपाल की आधी से ज्यादा जनसंख्या ऐसी है जिसने कभी शराब का सेवन नहीं किया। अगर आप भारतीय हैं तो आपको नेपाल जाकर कतई महसूस नहीं होगा कि आप किसी दूसरे देश में आए हैं, क्योंकि यहाँ का माहौल काफी दोस्ताना है। एकता और देशभक्ति की भावना के साथ नेपाल के लोग काफी शिक्षित हैं। क्या आप विश्वास करेंगे कि 147-181 वर्ग किलोमीटर के इस छोटे से देश में कभी भी जातीयता को लेकर दंगे नहीं हुए? साउथ एशिया का पुराना देश होने की वजह से यहाँ 123 भाषाएं हैं और 80 जातीय समूह हैं। नेपाल में कभी भी धर्म या जातीयता के आधार पर दंगे नहीं हुए। यहाँ इस लिहाज से काफी शांति देखी जाती है। दुनिया में जीवित देवी की पूजा करने वाला नेपाल एकमात्र देश है। इन देवियों को कुमारी, शाब्दिक अर्थ कुमारी कहा जाता है और देवी तलेजू का अवतार माना जाता है। वे देवियां बौद्धों और हिंदुओं द्वारा समान रूप से पूजी जाती हैं। त्योहार के दौरान इनकी रथ यात्रा निकलती है। नेपाल में किसी भी चीज को अपने पैर से छूना अपमान माना जाता है। खाने के लिए बाएं हाथ का इस्तेमाल किया जाना नेपाल में असभ्य माना जाता है। नेपाल के लोग सिर को भी पवित्र मानते हैं, इसलिए यहाँ किसी के सिर को स्पर्श करना भी असभ्यता की श्रेणी में आती है। आपको बता दें कि नेपाल बहुत पहले अशोक साम्राज्य का हिस्सा हुआ करता था। 3री शताब्दी में अशोक साम्राज्य ने नेपाल को अलनी अधिकार में ले लिया था। इसके बाद 4थी शताब्दी में नेपाल राज्य ने समुद्रगुप्त की सत्ता को स्वीकार कर लिया और 7वीं शताब्दी में नेपाल पर अपना अधिकार जमाने के लिए तिब्बत पे हमला कर दिया और नेपाल पर अपना अधिकार जमा लिया। इन सभी हमलों के बाद नेपाल के अंदरूनी संघर्ष यानी इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स हुए, जिससे नेपाल की हालत बहुत खराब होने लगी और 11वीं शताब्दी आते आते नेपाल में ठाकुर वंश के राजाओं ने अपना अधिकार जमा लिया। इन सभी के बाद नेपाल में मल्ल वंश का उदय हुआ। नेपाल में मल्ल वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक याक्शा मल्ला ने लगभग 1428 से लेकर 1475 तक राज्य किया। इसके बाद याक्शा मल्ला ने अपनी मृत्यु के पहले ही अपने राज्य का बंटवारा अपने बेटे और बेटियों में कर दिया था। इस बंटवारे की वजह से नेपाल काठमांडू और भातगो में बट गया और उसमें झगड़े होने लगे। इन झगड़ों का फायदा उठाकर पश्चिमी हिमालय के क्षेत्रों में बसने वाली गोरखा जाति ने 1768 में नेपाल पर अधिकार कर लिया। गोरखा ने अपनी मिलिट्री पावर को डेवलप किया और नेपाल को एक पावरफुल किंगडम के रूप में बदल दिया। नेपाल सरकार के एक वरिष्ठ मंत्री ने नेपाल को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की मांग का समर्थन करते हुए कहा कि अगर अधिकतर आबादी इसके पक्ष में है तो इसे जनमत संग्रह के माध्यम से किया जा सकता है। अली ने सवाल किया, हमारे संविधान ने देश को एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित किया है, लेकिन अगर ज्यादातर आबादी हिंदू राष्ट्र के पक्ष में है तो जनमत संग्रह के माध्यम से नेपाल को हिंदू राष्ट्र घोषित क्यों नहीं किया गया? वर्ष 2006 के जन आंदोलन में राजशाही को खत्म किए जाने के बाद नेपाल को 2008 में धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित किया गया था। नेपाल में अधिकतर हिंदू आबादी है। कार्यक्रम के दौरान वर्ल्ड हिंदू फेडरेशन इंटरनेशनल के अध्यक्ष अजय सिंह ने मांग की कि नेपाल को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए, क्योंकि देश में हिंदू आबादी का एक बड़ा हिस्सा रहता है। अब तक नेपाल बहुत सी राजनीति उथल पुथल का सामना कर चुका है, इसलिए वहाँ की राजशाही खत्म होने के बाद वहाँ के शासकों ने नेपाल को एक संविधानिक कंट्री बनाने का सोचा। इस दौरान नेपाल की कंसिस्टेंट असेंबली ने 2015 में नए संविधान को प्रमोट किया था। वहीं सालों के राजनीतिक उथल पुथल और संघर्षों के बाद 20 सितंबर 2015 को नया संविधान लागू किया गया। साल 2015 में लागू
किए गए संविधान के बाद साल 2018 में नेपाल का घरेलू उत्पाद लगभग 28.8 बिलियन हो गया था और उसी साल 3% एनुअल ग्रोथ के साथ साल 2019 में यह 7.1% तक पहुंच गया था। इसके साथ ही आपको बता दें कि नेपाल दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था वाले देशों में से एक है। अब यहाँ तक अगर जान ही लिया है तो चलिए जरा इस पे भी एक नजर डाल लेते हैं कि आखिर भारत और नेपाल के रिश्ते कैसे हैं। नेपाल भारत का एक महत्वपूर्ण पड़ोसी देश है और सदियों से चले आ रहे भौगोलिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और आर्थिक संबंधों के कारण अपनी विदेश नीति में एक विशेष महत्व रखता है। आपको बता दें कि हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री ने बुद्ध के जन्म स्थान लुम्बिनी नेपाल का दौरा किया था, जहां उन्हें नेपाल के प्रधानमंत्री के साथ भारतीय सहायता से बनाए जा रहे बौद्ध विहार के लिए आधारशिला रखी।